नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद, कहा राज्य में इस बार का चुनाव करेगा भाग्य तय। आज़ादी के बाद परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को किया खोखला। हिंदी दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भी किया शुभारंभ। आखिरकार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच पहुंची ममता बनर्जी की काम पर लौटने की अपील। डॉक्टरों ने कहा मीटिंग के बाद तय करेंगे आगे की रणनीति। शिमला में संजौली धार्मिक स्थल के अवैध निर्माण के विरोध और 11 सितंबर को पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ मंडी, कुल्लू, चंबा सहित हिमाचल के कई बाजार रहे बंद। व्यापार मंडल ने 5 घंटे का किया सांकेतिक प्रदर्शन। किश्तवाड़ में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जाने की खबर। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान के तहत छतरू इलाके में शुक्रवार को शुरू हुई थी मुठभेड़। सेना के 2 जवान हुए थे शहीद। और हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे दोनों गोल। प्रतियोगिता में टीम इंडिया की लगातार 5वीं जीत। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। इस चुनाव में उन्होंने डोडा में अपनी पहली रैली की। प्रधानमंत्री ने कहा आज़ादी के बाद राज्य के चुनावों को हमेशा विदेशी ताकतें प्रभावित करती रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए परिवारवाद की राजनीति एक बड़ी बाधा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव भाग्य तय करेगा। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर तक जमहूरियत को पहुंचाने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए गए हैं। पीएम ने कहा कि इससे नई युवा लीडरशिप सामने आई है। पीएम ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 370 की वापसी के वादों पर भी कटाक्ष किया। ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में
अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल चलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय पत्रकार पर हमले का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वालों ने विदेशी धरती पर एक भारतीय के साथ ऐसा व्यवहार किया है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विदेशों में देश की छवि खराब करने को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि विदेश जाकर देश के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, वो देश में मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर सवाल पूछे जाने पर पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर सत्र के बाद आदतन विदेश जाते हैं, फिर फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते हैं और फितरतन भारत विरोधी स्थापित एजेंडाधारी व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करते हैं। भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहां मीडिया पे हाथ उठाने पे आ गए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि राजभाषा का प्रचार और प्रसार, उसकी मजबूती स्थानीय भाषाओं की मजबूती पर निर्भर करती है। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो छोटा सा बीज बोने के आप साक्षी बने हैं, आने वाले कुछ ही सालों में ये बीज वटवृक्ष बनकर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा। भारतीय भाषा अनुभाग एक प्रकार से राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा, क्योंकि राजभाषा का प्रचार और प्रसार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम हमारी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत न करें और राजभाषा का इसके साथ संवाद प्रस्थापित न करें।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो मंगेश यादव की बात करते हैं अखिलेश जी, तो हमारा एक सवाल बार बार मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर के घटना में इन्वॉल्व था कि नहीं था, इसका उत्तर वो क्यों नहीं देते। अगर वो घटना में इन्वॉल्व था तो वो अपराधी था, और अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उनको फूलों की वर्षा नहीं करेगी। पुलिस की तरफ से भी गोली चली है। एक पुलिस वाला घायल शैलेश राजभर हॉस्पिटल में भी जूझ रहा है, उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, उसके परिवार को बुला के तो नहीं मिल सकते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारी बारिश के बीच भी डॉक्टर विरोध स्थल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना जारी रखे हुए डॉक्टरों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची। वो प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से हड़ताल वापस करने की अपील लेकर पहुंची। उन्होंने कहा वो एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक मानवीय पहल लेकर आई हैं। वो उनके लिए दीदी की तरह मिलने आई हैं। मामले को लेकर उन्होंने सभी आश्वासन दिए। साथ ही कहा कि जांच ठीक से होगी, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की और हड़ताल को लेकर कहा कि वो अगली मीटिंग में तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। राज्य में विरोध प्रदर्शन बीते महीने से चल रहे हैं। 9 अगस्त को जब कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी, उस वक्त ममता सरकार की असंवेदनशीलता और मामले की जांच को दबाने के प्रयासों से डॉक्टर नाराज हुए। पूरे देश में प्रदर्शन और विरोध चला। तृणमूल सरकार को जब लगा कि बात बाहर निकल रही है, तब जाकर उसने जांच में सहयोग करने और मामले की संवेदनशीलता को समझने का प्रयास किया। मामले में जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इससे पहले प्रदर्शन खत्म करने के लिए डॉक्टर और राज्य सरकार के बीच कई बार बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की मांग के कारण बैठक असफल हो गई। अब डॉक्टरों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। शिमला के संजौली से शुरू हुआ मस्जिद विवाद अब हिमाचल के दूसरे जिलों में भी अपना असर दिखा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने शिमला के पास संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को हिमाचल बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान के समर्थन में राज्य के कई अन्य जिलों में दोपहर तक बंद किया गया। इनमें कुल्लू, चंबा, ऊना और हमीरपुर शामिल हैं। शिमला के निकट सुन्नी कस्बे में आज हिंदू संगठनों ने एक बड़ी विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। लोग संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कुल्लू में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी के आगामी झारखंड दौरे को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम के आने से जनता को कई सौगातें मिलेंगी।
पीएम ने झारखंड के गरीब परिवारों के लिए आवास योजना के अंतर्गत 1,13,400 मकान स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। प्रधानमंत्री जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेन का प्रारंभ करने की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड आ रहे हैं और जमशेदपुर से कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो रोड शो भी करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के इस दौरे को देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब का पक्का मकान। उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि 2 करोड़ पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल 1,13,195 मकान उन्होंने झारखंड के गरीब बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए भी पहले ही आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। कल प्रधानमंत्री जी 6 नई वंदे भारत ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह कार्यक्रम भी रांची में ही संपन्न होगा। रेलवे का एग्जीबिशन भी लगेगा। गरीबों के खाते में पैसे भी डलेंगे। प्रधानमंत्री जी एक रोड शो भी करेंगे, जनता को प्रणाम करेंगे, जनता का अभिवादन करेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल सभा का आयोजन किया है, उसको भी प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। क्योंकि आप झारखंड के विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है और इसी वर्ष यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने, तो आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? उनके दौरे से निश्चित तौर पर सौगातें जनता को मिलती, उसका लाभ मिलता है। जनता का अद्भुत स्नेह मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कई सौगातें देशवासियों को दे रहे हैं और झारखंड को तो मिलने जा ही रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। शुक्रवार को किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छात्रू इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 अन्य जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया है। छात्रू इलाके के नायद गांव के ऊपरी इलाके के पिंगनाल दुगद्दा जंगल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शाहपुर शाल चलाया था। घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग में 4 जवान घायल भी हो गए। वहीं बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। चक टप्पर क्रीरी इलाके में कल देर रात से शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अभियान जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सब के बीच आईजी वीके बिरदी ने बताया कि सुरक्षा बल अभी भी इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं और ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को जनरल एरिया टापर में टेररिस्ट मूवमेंट की इतला थी, तो इसी असना में यहाँ इस इलाके का एक हिसार किया गया था, जिसमें सुरक्षा बल जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, एसएसबी और सीआरपी की जो टुकड़ियाँ हैं वो अपने टारगेट लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। तो तभी अंदर से गोलाबारी शदीद तौर पे ऑब्जर्व की गई और उसके बाद इस इनकाउंटर की शुरुआत हो गई। तो अभी यहाँ पे ऑपरेशन जो है कंटिन्यूइंग है। कुछ बॉडीज़ ऑब्जर्व हो रही हैं, बट ज़्यादा तफसीलात मैं अभी इस समय पे मुनासिब नहीं समझूंगा कि शेयर की जाए। जैसे ही ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा आपसे बाकी तफसीलात शेयर की जाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की है।
शुक्रवार को केजरीवाल के जमानत पर छूट कराने के दौरान उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया था। दरअसल दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, इसलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक और छोटा सा ब्रेक। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत मंडपम में चल रहे ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान DD न्यूज से खास बातचीत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर 2015 पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत 2030 तक अपनी बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है श्रीपद नायक। सर, सबसे पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन का ये जो इवेंट है ये आज खत्म हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम लोग चला रहे हैं और इसके साथ साथ जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेट जीरो न्यूट्रलिटी के लिए 2070 तक, उसके लिए आपको लगता है इस तरीके के जो इवेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से दूसरा एडिशन है। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उनको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस तरह से जो सपोर्ट और उसका जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, इससे हम बहुत खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें उन्होंने कम से कम 1900 करोड़ रुपया इस सभी इसको मदद की है, दे दिए है। 2030 का भी एक टारगेट है 50% रिन्यूएबल एनर्जी आप लोग। आप मुझे बताइए कि इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं, आप लोग किस तरीके से उसको आगे लेके जा रहे हैं? उसको चैलेंजेस है, लेकिन सब लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार तो प्राइम मिनिस्टर तो इसके पीछे है और हम बहुत से आगे टाइम, इससे भी हमारे टारगेट से भी हम आगे जाएंगे और इससे इस टारगेट से पहले ही हम ये जो हमारा अचीवमेंट है वो पूरा करें। लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग देख रहे हैं टेक्निक और नए जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि देश अग्रणी भूमिका निभाएगा इस हाइड्रोजन मिशन? हम तो हमारे जो प्रयास है, सबके जो प्रयास है, तो हम पूरे रिन्यूएबल एनर्जी के वर्ल्ड के लीडर बन जाएंगे। वर्ल्ड के लीडर बनेंगे, तो ये कहा है मिनिस्टर स्टेट श्रीपद नायक ने। और क्यों ना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ा रही है और इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। कहाँ बसन लोकनाथ के साथ नतापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में खेले गए मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान ने 7वें मिनट में ही गोल कर मैच में जल्दी बढ़त बना ली थी। हालांकि 13वें मिनट में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। 19वें मिनट में हरमनप्रीत ने मैच में अपना दूसरा गोल किया और भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने ये मैच 2-1 से अपने नाम किया। अब भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अविजित रहते हुए सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले नितेश कुमार ने खुशी जताई कि वो पिछली बार प्रमोद भगत द्वारा जीते गए पदक को भारत के लिए दोबारा जीत सके। वहीं नितेश ने कहा कि बैडमिंटन में उनकी सफलता में IIT मंडी ने भी अहम भूमिका निभाई। नितेश कुमार से खास बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। हमारे साथ हैं भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नितेश कुमार। नितेश, किस तरह का रहा आपका पूरा अनुभव? पैरालंपिक खेलों में भाग लेना कई खिलाड़ियों का सपना होता है और स्वर्ण पदक जीतना, ये जो खुशकिस्मती है बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है। या ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा पहला पैरालंपिक्स था और पहले पैरालंपिक्स में मैं गोल्ड जीत पाया। बहुत प्राउड हूँ अपने आप पे, बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे वो मौका मिला और मैं उस प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाया कि इंडिया के लिए मैं गोल्ड जीत पाया हूँ।
चाहे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हों, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हों, और अब बैडमिंटन में गोल्ड मेडल। तो किस तरह से देखते हैं, क्या आपने प्लान किया था अपने बायोडाटा इस तरह से या होता चला गया? कैसे बैडमिंटन की तरफ आपका झुकाव हुआ IIT के बाद? नहीं है, ऑफ कोर्स प्लान तो नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में मुझे पता था कि मैं स्पोर्ट्स में तो नहीं जा सकता, मैं कोई फिज़िकल प्रोफेशन में नहीं जा सकता। तब मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया और IIT मंडी में अनजाने में मेरी लाइफ में बैडमिंटन आया। मैंने सिर्फ मज़े के लिए खेलना शुरू किया था और फिर कब वो गेम मुझे इतना अच्छा लगा, कब मैं उसको इतने डेडिकेटेडली खेलने लगा, मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ। वो तो पैरा स्पोर्ट्स के बारे में जब मुझे 2016 में पता चला, तब मैंने बस इच्छा से मैंने एक बार थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में मैंने खेलना चाहा। और बट जब मैं पहली बार पैरा बैडमिंटन के टूर्नामेंट में आया तो मैंने देखा कि देश के कोने कोने से अलग अलग डिसेबिलिटी के अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्ट्रगल से लोग आए हैं और सबका एक ही मोटिव है कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं कोर्ट पे। तो वो मेरे को बहुत मोटिवेटिंग लगा और उसके बाद से मैंने अपने आप को हमेशा काफ़ी प्रोफेशनली पुश किया है और काफ़ी डेडिकेटेडली पैरा बैडमिंटन को परस्यू किया है। जब आप पोडियम पर थे, भारत का जब झंडा जिस तरह से ऊपर जा रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? वो जो आपकी पूरी जर्नी रही 10 साल की बैडमिंटन में, किस तरह की यादें आपके दिमाग में आई? वो बहुत इमोशनल था। जब नेशनल एंथम बज रहा था और नेशनल फ्लैग ऊपर जा रहा था, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड वो पूरी जर्नी फ्लैशबैक हो रही थी कि कहाँ 2009 में एक्सीडेंट के बाद में मैं इतना लो था कि मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। फिर कहाँ मैंने कॉलेज में किस रूप में बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया और आज किस रूप में मैं बैडमिंटन खेल के देश के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाया हूँ। कहाँ मेरी फैमिली ने इतना स्ट्रगल किया, इतना सेक्रीफाइस किया कि मैं परिवार से हमेशा दूर रहा। वो सब एक फ्लैशबैक आ रहा था और एंड में बहुत हैप्पी मोमेंट था वो कि अब सब कुछ जो भी पहले पीछे किया था, स्ट्रगल था, सेक्रीफाइस था, आज सब वो वर्थ था। जो उभरते हुए बाकी पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने करियर में सीखा है। मैं शुरू में जब मैं पैरा बैडमिंटन में आया, मुझे ऑफ कोर्स आते ही रिजल्ट्स नहीं मिले। मैं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच हारा हूँ। मैं ऑलमोस्ट एशियन पैरा गेम्स 23 का वो फाइनल ऑलमोस्ट जीत गया था। वहाँ से मैं प्रमोद भैया से वो फाइनल हारा। वहाँ से मैंने सीख ली कि वो अंत नहीं होता है। चाहे कितना भी नीचे मैं गिरा, मैं हमेशा ऊपर आया हूँ और मैंने हमेशा अपनी लाइफ में एक ही मंत्र रखा है कि मैं कभी गिव अप ना करूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के बाद में भी मुझे हमेशा हेल्पफुल रहा है। चाहे मैं किसी भी प्रोफेशन में रहा, IIT में रहा, पढ़ाई में रहा, कहीं पे भी मैं अभी भी जाता हूँ, स्पोर्ट्स ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर मैं रिजल्ट नहीं भी आ रहा है तो मैं अपने आप पे काफ़ी प्राउड हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नितेश कुमार का यही संदेश है उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए और एक ना एक दिन उन्हें अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़ दिल्ली। और आइए आपको सीधे हरियाणा के कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज है, वो बहुत सहज रूप से उपलब्ध है। और आप देखिए, पिछड़े समाज से निकलकर यहां इस बड़े पद पर पहुंचना और इस पद को भी पचा करके नम्रता का साथ जीना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे हरियाणा में अनेक वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है। यहां बहुत सारे मेरे पुराने साथी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ सुनता हूं ना, तो इतना गर्व से भर जाता हूं, इतना आनंद होता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है। इनका विजन और इनकी लगन बड़े बड़ों से भी कहीं बड़ी है।
मैं आज हरियाणा के लोगों के पास आया हूं। आपके इस बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए। भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हमारे हरियाणा के लोग अपनी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। एक बार जो वादा कर दिया वो कर दिया। भाजपा ने भी हरियाणा से यही सीखा है और मैंने तो हरियाणा की रोटी बहुत खाई है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करके दिखाती है। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। मैंने कहा था कि भाजपा सरकार के 100 दिन बड़े फैसलों के होंगे। गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को मजबूत बनाने वाले होंगे। अभी 100 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपए के नए काम शुरू करवा दिए हैं। भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घरों को भी मंजूर किया है। ये सिर्फ पक्के घर ही है ऐसा नहीं है, ये गरीब का पक्का एड्रेस होगा। ये गरीब के सपनों का घोंसला होगा। ये उनके सपनों का लॉन्चिंग पैड होगा। साथियों, लोकसभा चुनावों के दौरान मैंने ये भी कहा था कि हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है और इन 100 दिनों में 100 दिनों के भीतर देश में 11 लाख से ज्यादा नई लखपति दीदियां बन चुकी है और इनमें से सैकड़ों लखपति दीदियां ये मेरे हरियाणा में भी है। साथियों, 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा फैसला हमने लिया है, जिसका लाभ हरियाणा के लाखों परिवारों को होगा। भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। हर परिवार के बुजुर्ग, चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, कोई भी 70 से ऊपर हरियाणा में जो भी होगा उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी का खर्चा आपका सेवक जिम्मा लेता है। अब उसके इलाज के लिए
उसके बच्चों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी फिक्र आपका ये बेटा करेगा। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली वहां पर कर रहे हैं और इसी के साथ हम अपने इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। आपनो